नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य हमारे इतिहास की दृष्टि से और सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से 323 ईसा पूर्व में की थी। और दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में या कहीं कहीं 322 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो हत्या करने के बाद नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। और दोस्तों, ये मगध का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। आज हम लोग उसी मौर्य साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या रहा है तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। और दोस्तों, इसका पहला शासक या मौर्य वंश के संस्थापक कौन रहे हैं तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों टाइम पीरियड क्या रहा तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर शासन किया। दोस्तों, आगे देखते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और यह 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर कौन बैठा तो चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। तो दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी इतिहासकार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहते हैं। दोस्तों, जो यूनानी इतिहासकार हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहते हैं। दोस्तों, जिस समय घनानंद का शासन चल रहा था और उसी समय एक हिस्ट्री की कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण दोस्तों कब हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त को यूनानी इतिहासकार क्या कहते हैं तो सेंड्रोकोट्स कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। दोस्तों, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन कहलाया तो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में एक झील का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने शासनकाल में एक झील का निर्माण कराया जिसे सुदर्शन झील कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सुदर्शन झील हमारे एग्जाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण सुदर्शन झील का किसने कराया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये दोस्तों कहाँ स्थित है तो गुजरात के गिरनार पर्वत पर बनवाया था इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुदर्शन झील से क्वेश्चन कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार सर्वप्रथम किसने कराया। दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण तो किसने कराया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार सर्वप्रथम किसने कराया तो शक राजा रुद्रदामन ने। दोस्तों, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम जीर्णोद्वार किसने कराया तो शक राजा रुद्रदामन ने कराया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक है जूनागढ़ अभिलेख। ये दोस्तों संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इससे हमको जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का सर्वप्रथम जीर्णोद्वार किसने कराया तो रुद्रदामन ने कराया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, सुदर्शन झील का दूसरी बार दोस्तों सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत या दूसरी बार जीर्णोद्वार किसने कराया तो गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने कराया। और इसकी जानकारी हमें दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। दोस्तों, ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। और ये दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख ये दूसरा जूनागढ़ अभिलेख है जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। दोस्तों,
तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन से संबंधित है वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, और जो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है वो दोस्तों उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का दूसरी बार जीर्णोद्वार स्कंदगुप्त ने कराया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के क्षत्रपी, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का क्षत्रपी दोस्तों कौन था? क्षत्रपी मतलब दोस्तों सेनापति। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के क्षत्रपी सेल्यूकस निकेटर को झेलम अथवा हाइडेस्पेसिज के युद्ध में 305 ईसा पूर्व में हराया था। याद रखना दोस्तों, ये युद्ध बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। झेलम अथवा हाइडेस्पेसिज का युद्ध कब हुआ? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। किसने? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक संधि हो गई, और इस संधि के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। कौन कौन से दोस्तों 4 प्रांत दिए थे? सबसे पहले उनके बारे में देखते हैं। जब दोस्तों हाइडेस्पेसिज या झेलम के युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया तो संधि की शर्तों के अनुसार उसने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए: एरिया, अराकेसिया, जेड्रोसिया, पैरोपनिसडाई। दोस्तों एरिया ये हेरात कहलाता है, अराकेसिया कंधार और जेड्रोसिया बलूचिस्तान, और पैरोपनिसडाई दोस्तों ये काबुल। ये 4 प्रांत दोस्तों संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने किया, और 4 प्रांत दोस्तों दे दिए थे संधि शर्तों के अनुसार। कौन से? तो एरिया, अराकेसिया, जेड्रोसिया और पैरोपनिसडाई। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मगध लोहे और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को संधि शर्तों के अनुसार 500 हाथी दान में दिए। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के पुत्र का नाम क्या था? तो जस्टिन था। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इतिहास में जस्टिन बहुत बड़ा ही दोस्तों ये इतिहासकार रहा है जस्टिन, और ये चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का पुत्र था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। दोस्तों प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, प्लूटार्क कहते हैं कि उसने हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण भारत तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इतना बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि घनानंद को हराने के बाद मगध पर कितने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इतना बड़ा साम्राज्य दोस्तों, जितना बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया था। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था। दोस्तों पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आया था। और किसने भेजा था? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, और ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों मेगस्थनीज की एक फेमस पुस्तक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों मेगस्थनीज। और ये दोस्तों मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। किसके दरबार में आया? तो मेगस्थनीज के, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेगस्थनीज भारत में 6 वर्षों तक रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मेगस्थनीज ने इंडिका में भारत में 7 जातियों के बारे में उल्लेख किया है। दोस्तों मेगस्थनीज ने इंडिका में भारत में 7 जातियों के बारे में उल्लेख किया है। कौन कौन सी? तो दोस्तों ये जातियां हैं, दा कृप का योनि। दोस्तों दा से दार्शनिक, क्रा से दोस्तों कृषक हो जाएगा, और पा से पुरोहित, का से कारीगर, यो से दोस्तों योद्धा, और नी से निरीक्षक, और माँ से मंत्री। दोस्तों मेगस्थनीज ने इंडिका में भारत में इन 7 जातियों के बारे में उल्लेख किया है। तो दा कृपका योनिम, ये दोस्तों इसकी ट्रिक है, दार्शनिक, कृषक, पुरोहित, कारीगर और योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, घनानंद को हराने में चाणक्य, दोस्तों चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य, और इन्हीं का दूसरा नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त। दोस्तों घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना?
तो चाणक्य, जिसने दोस्तों गणानंद को हराने में इनकी मदद की थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं दोस्तों चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन महासंगीत का आयोजन हुआ। दोस्तों जब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। दोस्तों कितनी जैन संगीतियाँ हुई हैं, तो 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। एक दोस्तों ये 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। ये दोस्तों जब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था। और दोस्तों दूसरी जो जैन संगीत हुई थी तो 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुई थी। और दोस्तों वल्लभी ये कहाँ है, तो गुजरात में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो क्षमा श्रवण ने की थी। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं प्रथम जैन संगीत में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। दोस्तों प्रथम जैन संगीत में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। दोस्तों श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। दोस्तों श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। दोस्तों मौर्य वंश के जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था तब मगध में अकाल पड़ा, और इसी को देखते हुए जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो मगध को छोड़कर कर्नाटक श्रवण बेलगोला चले गए थे। और वहीं दोस्तों इसीलिए ये ये दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र के शिष्य जो थे वो मगध में रहे। और ये दोस्तों श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो हैं ये नग्न रहते हैं। दिगंबर नग्न रहते हैं और ये भद्रबाहु के शिष्य हैं दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं अगला दोस्तों कि 298 ईसा पूर्व में संलेखन या संथारा उपवास के दौरान, दोस्तों संलेखन या संथारा मतलब उपवास होता है, के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हो गई। तो दोस्तों 25 वर्ष की अवस्था में मौर्य वंश की स्थापना की थी किसने, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 298 ईसा पूर्व में। दोस्तों इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र बिंदुसार हुआ। दोस्तों बिंदुसार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।